Okay, so we are starting with this concept, section 94, avoidance of tax by certain transaction in security. This is the heading. We are going to learn three sections majorly here. Section 94 subsection 1, 94 subsection 7 and 94 subsection 8. Okay, and this is on page number 327 of your module. Okay, तो उसमें का सबसे पहला हेडिंग आपको देना है, फर्स्ट हेडिंग बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन. बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन करके हेडिंग दिया अपने नोटबुक में, सेक्शन 94 सबसेक्शन 1. हाँ. ओके, ठीक है ना. सेक्शन 94 सबसेक्शन 1 में क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं छोटू सा चार्ट बना रहा हूं, तुम लोग भी बना सकते हो मेरे साथ. बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन का ये है टाटा टाटा, पांडा, नहीं ये है हिक्का. पांडा का भाई. टेक्नोलॉजी तुम समझना चालू करो, ये हिक्का है. साइज से आपको क्या लग रहा है, अमीर है कि गरीब होगा ये? अमीर। तो हिक्का का फुल फॉर्म ही वही है, हाई इनकम क्लास असेसी. टैक्स इवेजन कौन करता है? टैक्स इवेजन कौन करेगा इन दोनों में का? हिक्का. वो जाड़ा वाला। जाड़ा वाला, ठीक है ना. तो इसका नाम है हिक्का, हाई इनकम क्लास असेसी. और दूसरा है एक लिक्का, लो इनकम क्लास असेसी. हिक्का लिक्का समझ में आया? हाँ। अब हिक्का के पास कुछ बॉन्ड है, बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स, ठीक है ना. बॉन्ड डिबेंचर पकड़ लो, 9% बॉन्ड्स है उसके पास. आपको रिकॉर्ड डेट समझता है? रिकॉर्ड डेट, रिकॉर्ड डेट मतलब ऐसा डेट रिकॉर्ड डेट मतलब ऐसा डेट जहां पे इंटरेस्ट दिया जाएगा. कंपनी उस दिन पे जो ओनर होगा उसको इंटरेस्ट देती है, ठीक है ना. कंपनी का ओनर, कंपनी के रिकॉर्ड में उस दिन जो ओनर होगा उसको इंटरेस्ट मिलता है. आपको इतना पता होगा, आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग किया होगा तो उसमें कम डिविडेंड, एक्स डिविडेंड, कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं. इंटरेस्ट अक्रू होता है लेकिन रिसीव उसी दिन होता है जिस दिन आप रिकॉर्ड डेट, जिस उसी के हाथ में होगा जो रिकॉर्ड डेट पे परचेस, रिकॉर्ड डेट पे ओनर होगा असेट, असेट का, बॉन्ड का. इतनी बात क्लियर है? ये तुम समझो, क्या तुमको समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ. अब ये हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकता है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, लेकिन ये कोई भी हो सकता है. ये प्रिंसिपल हो सकता है, ये आर्टिकल हो सकता है, ठीक है ना. इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ये हस्बैंड हो सकता है, ये वाइफ हो सकती है, फादर हो सकता है, ये मदर हो सकती है, ये बॉस हो सकता है, ये ड्राइवर हो सकता है, ठीक है ना. ये कंपनी का मालिक हो सकता है, कंपनी का माली हो सकता है, ठीक है ना. ये प्रिंसिपल है, आर्टिकल, ऐसा कोई भी ये हो सकता है, या दो दोस्त हो सकते हैं. लेकिन एक बात पक्का है, एक हिक्का होना चाहिए, दो दूसरा लिक्का होना चाहिए. आप समझ में आना चाहिए, दो लोग जब साथ में आएंगे तो ही टैक्स का इवेजन होता है, अवॉइडेंस होता है. हिक्का हिक्का टैक्स का अवॉइडेंस नहीं कर सकता, एक हिक्का दूसरा हिक्के के साथ टैक्स का अवॉइडेंस नहीं कर सकता. बताओ क्यों? ये पॉसिबल नहीं है, बताओ क्यों? यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर इनकम रिकॉर्ड करेगा तभी भी 30% टैक्स लगेगा, और यहाँ से इनकम वहां शिफ्ट करेगा कुछ कुछ झोल करके, तो वहां पे भी 30% का टैक्स लगेगा. तो कोई मतलब है क्या हिक्का हिक्का का टैक्स का मैनिपुलेशन करके? नहीं। नहीं. तो टैक्स का मैनिपुलेशन करने के लिए दो कौन से लोग साथ में आने चाहिए, जल्दी बोलो. हिक्का और लिक्का। हाँ. अब मुझे बताओ, लीगली तो हिक्का ने बॉन्ड में पैसे लगाए होंगे, लेकिन इंटरेस्ट किसके हाथ में लेंगे तो कम टैक्स लगेगा? इंटरेस्ट किसके हाथ में अर्न करेंगे तो कम टैक्स लगेगा? लिक्का के हाथ में। लिक्का के हाथ में. तो ये क्या करेगा पता है, हिक्का ना हिक्का, बिफोर रिकॉर्ड डेट, बिफोर लिखा मैंने यहाँ पे, बिफोर रिकॉर्ड डेट ये बॉन्ड सेल करेगा. क्या करेगा? बॉन्ड सेल करेगा. किसको? लिक्का को. और आफ्टर रिकॉर्ड डेट क्या करेगा? आफ्टर रिकॉर्ड डेट परचेस करेगा. ये तुमको समझा क्या मैंने क्या बोला? बिफोर रिकॉर्ड डेट
आफ्टर रिकॉर्ड डेट फिर से परचेस करेगा, तो इंटरेस्ट अर्न किया, इंटरेस्ट किसके बैंक अकाउंट में जाएगा? लिक्का के। लिक्का के। लेकिन लिक्का जो है ना वो दिखाया गया ओनर है, रियल ओनर कौन है? लिक्का जो है वो लीगल ओनर है, लीगल ओनर। लीगली उसके अकाउंट में पैसे गए, ओनर बोलते हैं हम इसको। सुनाई नहीं दे रहा है। सर माइक बंद रियल करो ना, ओनर। किसका रिपीट करो ना थोड़ा, वॉइस ब्रेक वॉइस के लिए। अरे मैंने क्या बोला, हिक्का हिक्का के पास बॉन्ड थे, ठीक है ना, ओरिजिनल 9% बॉन्ड थे। हिक्का ने अपने ही हाथ में इंटरेस्ट लिया होता तो टैक्स होता एट द रेट ऑफ 30%, क्योंकि वो अमीर एसएसी है, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है? हाँ। ओके, तो हिक्का ने टैक्स बचाने के लिए एक लिक्का ढूंढा, वो उसका ड्राइवर होगा, आर्टिकल होगा, कोई दोस्त होगा, फैमिली का कोई मेंबर होगा। उसको बोला सुनना मेरा बॉन्ड परचेस करना, कौन से दिन के पहले? रिकॉर्ड डेट के पहले। रिकॉर्ड डेट पे क्या होता है, इंटरेस्ट डिक्लेयर होता है कंपनी से, उनको पता होता है कि इसी दिन पे इंटरेस्ट मिलेगा, 30 जून पे मिलेगा, तो 30 जून के पहले वो बॉन्ड सेल करेंगे, ठीक है ना। बॉन्ड सेल किया, अब बॉन्ड का लीगल ओनर कौन बन गया? लिक्का, ठीक है ना। बिफोर रिकॉर्ड डेट उन्होंने सेल किया, तो लिक्का के पास बॉन्ड आ गया, इंटरेस्ट किसके हाथ में जाएगा? किसके अकाउंट में जाएगा इंटरेस्ट? लिखा। लिक्का के अकाउंट में जाएगा। और इंटरेस्ट या तो लोन टैक्स नहीं होगा इंटरेस्ट को, या तो होगा भी तभी भी कम रेट पे होगा, क्योंकि ये तो लिक्का है ना, इसका तो बेसिक एग्जम्पशन के नीचे इनकम होता है। और आफ्टर रिकॉर्ड डेट, एक बार इसके हाथ में इंटरेस्ट आने के बाद आफ्टर रिकॉर्ड डेट ये सेठ जी फिर से उससे बॉन्ड परचेस कर लेंगे, कंट्रोल तो उनको रखना है ना अपने हाथ में। तो इंटरेस्ट रिसीव होने के बाद सेठ जी फिर से वो परचेस कर लेंगे। कितने लोगों को लग रहा है कि लिक्का ये इंटरेस्ट अपने पास ही रखेगा? आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट अपने पास ही नहीं रखेगा? रखेगा वो। हेलो, नहीं। नहीं, तो ये कैश के झोल के तरीके से फिर से लिक्का को लेके हिक्का को देके आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना? हाँ। और ये सब करने का या तो कुछ लेगा नहीं, और लेगा तभी भी 5-10% कुछ ना कुछ उसका भी अपना शेयर ले सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चलता है। ये टैक्स की चोरी है कि नहीं है? ऐसे बोलो, ऐसे कर सकते कि नहीं टैक्स की चोरी? टैक्स की चोरी। तो सेक्शन 94(1) क्या बोलता है? सेक्शन 94(1) बोलता है, सेक्शन 94 इज द एंटी टैक्स इवेजन, एंटी टैक्स अवॉइडेंस। ऐसे टैक्स अवॉइड किया जाता था, तो ये एंटी टैक्स अवॉइडेंस है। इसमें सेक्शन 94(1) क्या बोलेगा? सर वो जो ट्रांसफरर है ना, ट्रांसफरर बताओ मेरे लैंग्वेज में ट्रांसफरर कौन? हिक्का ना? हाँ। Yes. हिक्का इज द रियल ओनर, हिक्का इज द Real owner. real owner, and he should be liable to pay tax, therefore liable to pay tax. क्या मैंने जो बोला तुमको समझ में आया? लीगली तो हमने किसके अकाउंट में पैसे हाँ। लिए? लिक्का के। लेकिन हम सेक्शन 94(1) जब इनकम टैक्स लगा देगा तो कौन टैक्स भरेगा? हिक्का। ये समझ में आया? हाँ। क्या तुमने हाँ। ऐसा कोई चार्ट बनाया वहां पे गंदा सा? हाँ बनाया। बनाया ना? तो हाँ। मैं अभी लीगल प्रोविजन पढ़ूं क्या? मुझे बैकग्राउंड बताना था, मैं लीगल प्रोविजन पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, पहले वो बताओ। पढ़ो। पढ़ देता हूँ, ठीक है ना, हाँ। तुम्हारी खुशी के लिए पढ़ लेता हूँ, जाने दो मुझे मॉड्यूल में। देखो तुमको समझ में आना चाहिए, अभी नहीं समझ में आएगा तो मार खाओगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज शैल नॉट अक्रू ऑन डे टू डे बेसिस। तो अक्रू डे टू डे बेसिस पे नहीं होता, तो कौन से दिन पे होता है? इट अक्रूज ऑन डेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब बाय इशूइंग अथॉरिटी, उसको हम रिकॉर्ड डेट के नाम से जानते हैं। entire interest shall be charged in the hands of assessee who hold security on such date। तो उस दिन पे जो ओनर होता है उसके हाथ में वो इंटरेस्ट दे देती है कंपनी, irrespective of the date of acquisition of such security। वो उसने रिकॉर्ड दिन के एक दिन पहले भी अगर परचेस किया होगा तभी भी उसको ही इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा यहाँ तक उन्होंने लिखा हुआ है। ये भी बैकग्राउंड दे रहे हैं आपको कि इंटरेस्ट कैसे कंपनी देती है। यहाँ तक की लाइन क्लियर है? हाँ। हाँ। चलो आगे चलता हूँ। ओके, टैक्स लाइबिलिटी में बी इवेडेड, इवेड हो रहा है, यहाँ पे इवेजन चल रहा है, बाय ट्रांसफरिंग सिक्योरिटी जस्ट बिफोर ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंटरेस्ट इंक्लूड डिविडेंड, वो बता रहे इंटरेस्ट के लिए, लेकिन डिविडेंड भी चलेगा।
टू एनी पर्सन जस्ट बिफोर ड्यू डेट वो ट्रांसफर की जा रही है, लाइक फ्रेंड रिलेटिव हु हैड लो इनकम, मतलब मैंने अपने लैंग्वेज में उसको क्या बोल दिया, लिक्का। ऑब्वियसली आप हिक्का को ट्रांसफर नहीं करोगे, ठीक है ना। आगे चलू। हाँ And reacquiring the same after the interest is received by the transferee, तो ट्रांसफरी इंटरेस्ट ले लेगा और उसके बाद उससे हम लोग अपना शेयर जो था या बॉन्ड जो था वो रिक्वायर कर लेंगे। विद दिस प्रैक्टिस क्या हो रहा है, इनकम वी शुड चार्ज एट हायर रेट, 30% पे टैक्स होना चाहिए था, शैल बी चार्ज एट लोअर रेट एंड नील रेट, लिक्का का जो भी रेट होगा ऑब्वियसली लोअर होगा या नील होगा। टू अवॉइड दिस प्रैक्टिस सेक्शन 94(1) प्रोवाइडेड, पहले तो टैक्स की चोरी समझी, यहाँ तक चोरी लिखी है, हाँ सर। चोरी समझा, वेरी गुड। अब सेक्शन 94(1) एंटी चोरी देखो, वेयर एन असेसी ट्रांसफर्स द सिक्योरिटीज बिफोर ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर कब किया, बिफोर ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड रीअक्वायर्स द सेम after due date obviously, then the interest received by the transferee, interest is received by the transferee, लिक्का, ठीक है ना, interest received by transferee which is लिक्का will be deemed to be income of transferer, मतलब हिक्का, ओहो उसका इनकम माना जाएगा। क्या आपको एंटी चोरी आई? आर यू चोर? क्या? आर यू चोर? अरे आर यू श्योर पूछ रहा हूँ। हाँ यू श्योर, ओके चलो आगे चलता हूँ। एग्जाम्पल देखो, मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड 1010% डिबेंचर्स, ड्यू डेट कब आने वाला था, 31 मार्च पे, ओके, टू ब्रदर वाई ऑन 27 मार्च 2020, जस्ट बिफोर ड्यू डेट उसने ट्रांसफर किया, टू इवेड टैक्स, ओके, सच सिक्योरिटीज रीपर्चेज बाय हिम ऑन 5 अप्रैल, तो 3-4 दिन पहले सेल किया, 4-5 दिन के बाद ले लिया, अब 31 मार्च पे ओनर कौन था, एक्स या वाई, 31 मार्च पे ओनर कौन था, वाई, तो इंटरेस्ट किसने रिसीव किया, कंपनी से इंटरेस्ट किसने रिसीव किया, वाई, और वाई तो लिखा होगा ना, टैक्स किसके हाथ में लगना चाहिए, बोलो, एक्स के हाथ में, एक्स के हाथ में लगना चाहिए। इंटरेस्ट फॉर प्रीवियस ईयर 1920 दो रिसीव्ड बाय वाई shall be taxable in the hands of Mr. X under section 94(1). क्या आपको बॉन्ड वॉशिंग समझा, कैसे बॉन्ड को धोया जाता था? इजी? यस। देखो चोरी समझेगी तो एंटी चोरी समझेगी, चोरी नहीं समझेगी तो आंटी चोरी नहीं समझेगी आप लोगों को। आगे पढ़ाऊं? हाँ पढ़ाओ। हाँ अब सेक्शन 94 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड सिक्योरिटीज रिजल्टिंग इनटू लेस और नो इनकम। देखो क्या बोलता है, ठीक है, वेयर अ पर्सन हैज हैड एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज एंड द result of any transaction relating to such securities is that either no income received by him or the income received by him is less than the income from such securities on day-to-day basis, then income from such securities for such year shall be deemed to be income of such person. Okay, तो क्या बता रहा है, ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज रिलेटिंग इनटू लेस इनकम और नो इनकम, ठीक है ना, सिक्योरिटीज को पकड़ के उसने क्या किया हुआ है, लेस इनकम या बिल्कुल इनकम कमाया नहीं है। आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जो हिक्का था वो बता रहा है मेरे पास सिक्योरिटी तो है लेकिन उसमें से मैंने कोई इनकम नहीं कमाया, ठीक है, कोई भी इनकम नहीं कमाया या कम कमाया, ऐसे बात कर रहा है हमसे। Where a person has had any time during the previous year any beneficial interest in security, तो उसका किसी ना किसी सिक्योरिटी में बेनिफिशियल इंटरेस्ट था, लीगल ओनरशिप होना जरूरी नहीं है, ही इज अ बेनिफिशियल ओनर, एंड द रिजल्ट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू सच सिक्योरिटी, तो ऐसा कुछ उसने ट्रांजैक्शन घुमाया मतलब आप देख रहे हो 94(1) में कैसे घुमाते हैं, either because of वो घुमाया हुआ ट्रांजैक्शन नो इनकम इज रिसीव्ड बाय हिम, उसने रिसीव नहीं किया क्योंकि लिक्का ने रिसीव किया, और द इनकम रिसीव्ड बाय हिम, और कभी कभी रिसीव करेगा भी, इज लेस देन द इनकम फ्रॉम सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज ने 1 लाख रुपया कमाया था और उसने खाली 20,000 कमाया है, दिखाया 20,000 है, कमाया तो 1 लाख रुपया ही होगा लेकिन दिखा कितना आ रहा है वो गवर्नमेंट को, 20,000। तो उन्होंने क्या बोला,
तो द इनकम फ्रॉम सच सिक्योरिटीज, मतलब वो सिक्योरिटी से जितना इनकम कमाया जाता है उतना टैक्सेबल होगा। ओके, मतलब 1 लाख ही टैक्सेबल होगा। तो तुम लोग कैसे भी घुमाओ, अभी गवर्नमेंट ने बोला हमें अगर पता चला ना ये डिबेंचर के ऊपर 1 लाख कमाया जाता है साल भर में, ट्रांसफर करके हाथ में हम 1 लाख रुपए टैक्स करेंगे, तुमको जो घुमाना है घुमाओ। क्या 94 सबसेक्शन 2 समझा? हाँ, उसका एक एग्जांपल यहाँ पे है, और दूसरा उन्होंने जनरल लॉ लिख दिया जिसके थ्रू उनको पावर मिलती है सब करने की। अभी एक्सेप्शन उन्होंने लिखा है 90 एक्सेप्शन लिखा है इन 2 सेक्शन का 94(3) में। 94(3) क्या बोलता है, अगर आपका ट्रांजैक्शन जेन्युइन होगा, मतलब गलती से आपका ये, मतलब आपने ये सब सोच के नहीं किया था, आपने जो सेल किया जेन्युइनली सेल किया, तो आपको चोर नहीं बोला जाएगा। कभी कभी ऐसे होता है कि मेरा शेयर, मेरा डिबेंचर कोई लिख का परचेस कर सकता है, मैंने इंटेंशनली नहीं किया, वो तो जेन्युइन ट्रांजैक्शन था। अगर आपने डिपार्टमेंट को प्रूव किया कि तुम्हारा ट्रांजैक्शन जेन्युइन था, तो 94(1) या 94(2) को एक्टिवेट नहीं किया जाएगा, ऐसे 94(3) में लिखा गया है। However, nothing provided in 94(1) and 94(2) shall be applicable if the owner of the security satisfies to the AO. Usually satisfy ऐसे किया जाता है, तुमको समझ रहा है कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है। तुमको समझ रहा है कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है। हाँ, वेरी गुड, चलो तुम समझदार हो, मिठाई। इतना काफी है, आगे चल रहा हूँ। ठीक है, there has been no avoidance of tax और द अवॉइडेंस ऑफ इनकम टैक्स इज एक्सेप्शनल एंड नॉट अ सिस्टमैटिक। गलती से हो गया, एक तो हुआ ही नहीं है, या तो गलती से हो गया, ऐसा आपने कन्विंस किया किसको, एओ को, तो टैक्स नहीं लगेगा। एंड देयर वाज नॉट एनी अवॉइडेंस ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 94 ड्यूरिंग 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अभी जो हुआ वो गलती से हुआ, और इसके पहले का 3 साल का रिकॉर्ड खोल के देखो सर, जो चोर इस साल पकड़ा जाता है वो पहले भी चोरी करते आता होता है। अगर ये बता रहे कि सर मैंने पहले तो कभी किया नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, वो तो गलती से हो गया, वो जाने दो, छोड़ दो, ठीक है ना। तो ऐसी इनकी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए एमसीक्यू में आने के चांसेस हो सकते हैं। आप पढ़ो, 3 इयर्स में आपने चोरी नहीं की है तो आपको छोड़ देंगे। नोट, एओ बाय नोटिस इन राइटिंग रिक्वायर एनी पर्सन टू फर्निश within the such time not less than 28 days such particulars as he considered necessary in respect of all securities. उधर पावर लिखी गई है 94 सबसेक्शन 6 में, वो कुछ ना कुछ अपना इंफॉर्मेशन मंगाएगा, जाने दो, इधर तक के अपने सेक्शन काम के नहीं है। आगे चलो, हाँ बोलो, आगे चलो बोलो। हाँ, ठीक है ना। इनकम ऑफ डीप डिस्काउंट बॉन्ड, डीप डिस्काउंट बॉन्ड का इनकम, पहले तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड क्या था मैंने आपको समझाया था, याद आ रहा है आपको? पीजीबीपी में बात किया है इसका, कैपिटल गेन में बात किया है, जीरो कूपन बॉन्ड याद आ रहा है? Yes. जो जैसे पकड़ लो, बॉन्ड का इश्यू प्राइस 400 रुपीज था और रिडीमेबल वैल्यू 1000 रुपीज है। एकदम सिंपल वाला एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इश्यू प्राइस 400 था, रिडीमेबल वैल्यू 1000 रुपीज है, और ये बॉन्ड जो है ना 5 साल में रिडीम होगा, 5 इयर्स में रिडीम होगा। ओके, बोलो ओके। 400 रुपए का बॉन्ड 1000 रुपए पे में रिडीम होगा, 5 साल के बाद रिडीम होगा। इतना समझ में आया? इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं या जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 0% इंटरेस्ट देगा। यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ। बरोबर ना। तो डिस्काउंट कितना हो गया, डिस्काउंट, या आपका इनकम कितना है, बोलो आपको कितना इनकम मिलेगा इसमें से? आप इन्वेस्टर हो, आपको इनकम कितने का मिलेगा? बोलो, इनकम कितना मिलेगा आपको, कितना फायदा हुआ आपको इसमें? 600 600। फायदा हुआ, कैसे निकाला 600 का फायदा? रिडीमेबल वैल्यू माइनस इश्यू प्राइस इज इक्वल टू 600। मुझे बताओ ये 600 का फायदा कौन सी ईयर में टैक्स होना चाहिए? ये काम का नहीं है, फिर भी पढ़ा रहा हूं, जल्दी बोलो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपके लिए इनकम है तो कंपनी के लिए एक्सपेंस है ना? यस तो कंपनी इसका खर्चा कौन सी ईयर में बुक करनी चाहिए? अगर आपने पीजीबीपी देखा है ढंग से, मेरा सेक्शन 36 का लेक्चर, तो कौन सी ईयर में ये खर्चा बुक होना चाहिए?
पांचों सालों में या कभी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे या डायरेक्टली 6th ईयर, अब डायरेक्टली 5th ईयर में, प्रोपोर्शनेट या 5th ईयर? प्रोपोर्शनेट 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 होना चाहिए। तो खर्चा अगर प्रोपोर्शनेट हो रहा है बुक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो आपके हाथ में, आप इन्वेस्टर हो ना, तो आपका इनकम भी कैसा बुक होना चाहिए? अक्रूवल प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होना चाहिए, पूछ रहा हूं मैं। प्रोपोर्शनेट प्रोपोर्शनेट, बस उतना ही इस पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ये काम का नहीं है। उसमें कुछ डेट वगैरह लिखा है, इस डेट के पहले का ट्रीटमेंट अलग था, डेट के बाद का ट्रीटमेंट अलग था, वो सब देखने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने बोला उतना भी करने की जरूरत नहीं है। जनरल नॉलेज के हिसाब से याद रखो, पीजीबीपी में इंपॉर्टेंट है, तो वहां की बात हमने वहां पे कर ली है। ठीक है, अब डायरेक्टली मैं जंप कर रहा हूँ सेक्शन 94 सबसेक्शन 7 पे। 94 सबसेक्शन 7 पे, इसका नाम है डिविडेंड स्ट्रिपिंग। हेडिंग दो डिविडेंड स्ट्रिपिंग। दूसरा, मैं नया चार्ट बनाने वाला हूं, आप लोगों को भी बनाना है मेरे साथ वो चीज, डिविडेंड स्ट्रिपिंग। तुम लोगों को स्ट्रिपिंग वर्ड पता है? यूएसए वगैरह में स्ट्रिपिंग क्लब्स होते हैं, पता है आप लोगों को? सब लोग घर पे है ना, तो बात नहीं करेंगे। प्रवीण, पता है तुझे? नहीं पता, आप बोलो। मैं बताऊं, मैं सब गलत गलत बातें नहीं बताता। गूगल करो स्ट्रिपिंग क्लब वगैरह क्या होता है। हाँ सर रहने दो। हाँ, मैं तो एकदम फिर अच्छा मत बच्चा हूँ, बता। मुझे सब नहीं पता। वो तो प्रलीन वगैरह रहते मेरे साथ, तो कुछ कुछ बताते रहते, सर ऐसा होता है वैसा होता है, वो पोल डांस होता है, क्या क्या बोलते रहते वो लोग। ठीक है, मैं तो अरे रे रे बाबा, अरे ये सब नहीं, मैं तो ये सब मुझे नहीं पता। क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं रे, मैंने अपने जिंदगी में एक ही बार पोल डांस देखा है। कभी गोवा में गया था मैं, दिलीप सर की बैचलर पार्टी में। चलो सुनो, मेरी बात लिपस्टिक सुनो। बकते मैं पढ़ा हूँ नहीं पढ़ा हूँ, पहले वो बताओ। सर किसी का तो माइक ऑफ चालू करने को है। बोलो सर। माइक ऑफ करो रे तुम लोग। तो ना सर भूक लागली आहे. सिद्धेश का आवाज आहे सर. 10 मिनिटं देतात ते ब्रेक. 10 मिनिटं जेवायला थोडी ना. ये भाई तुमको ब्रेक मिलेगा, पहले मुझे बताओ मैं पढ़ा हूँ कि नहीं पढ़ा हूँ। पढ़ा पढ़ा। पढ़ाने के पढ़ाओ पहले ब्रेक सर. चाहिए तुमको यार। हेडिंग दिया सेक्शन 94(7) डिविडेंड स्ट्रिपिंग, हाँ दीदी। दे दिया। पढ़ाओ। बोलो ना, वही तो वेट कर रहा था मैं। देखो डिविडेंड स्ट्रिपिंग, अब यहाँ डिविडेंड स्ट्रिपिंग का चार्ट समझो। टाटा टाटा डिविडेंड स्ट्रिपिंग। अब फिर से यहाँ पे वो बात बनाती है, मुझको वो मोटा बनाना पड़ता है यहाँ पे, सेठ जी वाला। ये सेठ जी अपना, ये हिक्का नॉट होता है, ऑडियो, सर आवाज ब्रेक हो रहा है. ये हिक्का होता है। टू ड्राइंग देखना, नॉट ऑडियो। ये साले प्रलीन ये नेटवर्क का क्या हो इसमें गया? पेड़ बाहर आ गए क्या? अरे मोठा माणूस आहे. मोठा माणूस पेट बाहेर. एवढं एवढं हा. खूप अरे मला बघ. कशा पण. ये साले पांडा में, मैं इधर वजन से बड़ा आदमी नहीं बता रहा था, पैसे से बड़ा आदमी हूँ। अंबानी का भी पेट भारी है, वो भी अमीरी है. हाँ तो अमीर ही है, तो मैं अमीरी तो बना रहा हूँ यहाँ पे। गरीब, ये गरीब है, ये अमीर है। ये बीच आप में रिकॉर्ड पैसे से डेट है। डिस्क्राइब कर रहे हो, मैं पेट से डिस्क्राइब कर रही हूँ. हाँ सुनो, अभी सुनो सुनो, उड़ीस। सुनो, ये सुनो सुनो। हाँ बता। अब है ना, ये हिक्का के पास ना कोई सिक्योरिटीज है या इक्विटी शेयर है, पकड़ लो क्या है। इक्विटी। इक्विटी शेयर है, सिक्योरिटीज है, ठीक है ना। ये 3 months बिफोर, 3 months बिफोर, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, समझ में आपको? 3 months बिफोर इसको सेल करेगा। क्या करेगा? सेल करेगा। हेलो, 3 months बिफोर सेल करेगा. सेल करेगा, ठीक है ना। किसको? लिक्का को। और विद इन 3 months फिर से रीअक्वायर्ड करेगा। आफ्टर 3 months या विद इन 3 months अक्वायर्ड करेगा। आफ्टर नहीं लिखना चाहिए मुझे, विद इन 3 months रीअक्वायर्ड करेगा।
ठीक है ना, रीअक्वायर करेगा। तो 3 मंथ्स के रिकॉर्ड डेट के पहले सेल करेगा और 3 मंथ्स विद इन 3 मंथ्स उसको रीअक्वायर करेगा। यहां तक बात क्लियर है? हाँ यस। हाँ। अब मेरे एग्जाम्पल में इसने ये जो शेयर परचेज किया था ना, उसका कॉस्ट में ले लेता हूँ 1000 रुपीज। ठीक है ना, 1000 रुपीज इसका मैंने कॉस्ट ले लिया। हाँ हाँ नहीं, मेरा एरो गलत हो गया यहाँ पे। हाँ, ये जो है ना यहाँ पे होना चाहिए, कॉस्ट यहाँ पे होना चाहिए 1000 रुपीज। हम क्या करते, लिक्का को पैसे प्रोवाइड कर देते, कैसे भी करके, सुनो मेरी बात, लिक्का को हम कैसे भी कैसे करके पैसे प्रोवाइड कर देते, मतलब हमारे पैसे से वो परचेस करता है 1000 रुपीज पे। तो उसने कॉस्ट कितना करके परचेस किया है, 1000 रुपीज। और लिक्का ना हमें सेल करता है, लिक्का हमें सेल करता है शेयर्स बिफोर रिकॉर्डेड 3 महीने। एरो यहां से यहां आना चाहिए था, अब बरोबर है। लिक्का हमें सेल करेगा शेयर्स बिफोर रिकॉर्डेड कितना, 3 मंथ पहले। अब 1000 का शेयर जो है ना, 1000 का शेयर रिकॉर्ड डेट के पहले, अब हमें एक्सपेक्टेशन होता है शेयर मार्केट में या मार्केट में पकड़ लो कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी उसका भी डिविडेंड इश्यू होने वाला है, डिविडेंड इश्यू होने वाला है। तो डिविडेंड इश्यू होना एक अच्छी न्यूज है कि बैड न्यूज है कंपनी के शेयर्स के लिए, जल्दी बोलो। अच्छी। अच्छी न्यूज है। तो कंपनी का मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कंपनी के शेयर्स का प्राइस ऊपर। ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, डिविडेंड इश्यू होने वाला है, कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, ऊपर 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 प्राइस ऊपर ऊपर जाएगा। तो ये क्या करेगा ना, हाई प्राइस पे सेल करेगा। कौन से प्राइस पे सेल करेगा, हाई प्राइस। हाई प्राइस। किसे, हिक्का को। तो हिक्का ने पकड़ लो इसको ना 1800 रुपए में खरीदा, 1800 रुपए में खरीदा इसको बिफोर रिकॉर्ड डेट, ठीक है ना। अब हिक्का के हाथ में ये शेयर्स आ गए, तो हिक्का का कॉस्ट कितना, जल्दी बोलो, हिक्का का कॉस्ट कितना, 1800। 1800। हिक्का का कॉस्ट हो गया 1800। अब हिक्का के हाथ में क्या आएगा पता है, डिविडेंड। क्या आएगा, बॉन्ड वॉशिंग में वो इंटरेस्ट वहां शिफ्ट करता था, यहाँ पे डिविडेंड यहाँ ले लेता है। हिक्का के हाथ में डिविडेंड आ गया, पकड़ लो 200 रुपए का। डिविडेंड कितना कमाया हिक्का ने, 200 रुपए का। बोलो ये डिविडेंड टैक्सेबल होता है क्या, पर शेयर की बात कर रहा हूँ, डिविडेंड टैक्सेबल होता है क्या, ये बोलो। डिविडेंड टैक्सेबल नहीं। होता है कि एग्जेम्प्ट होता है, नहीं एग्जिम्ट होता है। डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10। सबसेक्शन 34। तो ये डिविडेंड तो एग्जेम्प्ट हो गया हिक्का के हाथ में, ठीक है ना। तो हिक्का ने डिविडेंड कमा लिया। अब हिक्का का लालच बढ़ रहा है, हिक्का का क्या बढ़ रहा है, लालच बढ़ रहा है। लालच बढ़ के वो क्या करता है, एक तो डिविडेंड कमा लिया, एग्जाम इनकम के ऊपर टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। अब ये जो शेयर उसने 1800 में लिया था ना, ये फिर से इसको सेल करेगा। देखो यहाँ से अभी सेल शेयर्स होंगे, यहाँ से रीसेल होंगे, रीअक्वायर के जगह पे क्या होंगे, रीसेल होंगे। उसी पर्सन को रीसेल करेगा जिससे परचेज किया था, और रीसेल करेगा, ये पकड़ लो 1100 में। 1800 में परचेज किया था, 1100 में बेचा। बताओ हिक्का को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, क्या बोला, फिर से बोलो। अरे हिक्का ने रीसेल किया, उसी मतलब अपना जो लिक्का होता है ना उसको ही सेल किया फिर से वो शेयर। 1800 में परचेज किया था ना, 1100 में बेच रहा है। सर 1100 कैसे हो गया मार्केट में प्राइस, या प्राइस फॉल क्यों, अब रिकॉर्ड डेट चला गया ना, एक्सपेक्टेशन चला गया मार्केट में से, अब डिविडेंड मिल गया उसको, जो मिलना था डिविडेंड मिल गया, तो मार्केट में प्राइस नीचे जाती है शेयर्स की, क्योंकि डिमांड कम हो जाता है और सप्लाई बढ़ जाता है। पहले प्राइस ऊपर क्यों गई थी, प्रॉफिट हुआ। डिविडेंड मिलने वाला था, अच्छी न्यूज थी, तो मार्केट में उसका डिमांड बढ़ता है और सप्लाई कम होता है, क्योंकि जो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो सेल नहीं करना चाहते, नए शेयर होल्डर उसको परचेस करना चाहते हैं, ठीक है। डिविडेंड मिलने के बाद वो एक्सपेक्टेशन रियलाइज हो जाता है, और फिर एवरीबॉडी वांटेड टू सेल दैट शेयर, एंड कोई अभी नए बायर भी नहीं आते, तो प्राइस फॉल हो जाता है। लॉस। तुम मुझे बताओ प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो रहा है। 1800 का शेयर 1100 में बेचेगा, प्रॉफिट। लॉस होगा, लॉस होगा ना 700 का तो।
अरे क्या, तो वही तो बता रहा हूँ। और ये परचेस 3 मंथ बिफोर किया था, सेल भी 3 मंथ में हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म लॉस या लॉन्ग टर्म लॉस? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म लॉस। तो शॉर्ट टर्म Short लॉस हम term. कैसे कंप्यूट करते हैं, जल्दी बोलो। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना लिखूं, कितना लिखूं? रीसेल कितने में किया इसने, देखो ना, 1100। 1100 1100 लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस कुछ नहीं है, तो नेट कंसिडरेशन 1100 आया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लिखूं, जल्दी बोलो। 1000 कितने में नहीं, लिया भाई? 1100 1800 में लिया था, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कितना हुआ? बोलो, मेरे पास लेस देन 700 ठीक है ना, जल्दी बोलो। 700 नेगेटिव 700। नेगेटिव 600 ना, नेगेटिव 700 सॉरी, 700 नेगेटिव 700 का मुझे लॉस हुआ। ये समझ में आया तुम लोगों को? हाँ समझा। हाँ, मुझे बोलो, उसको अपने बुक में लॉस बुक करके क्या फायदा मिला? उसने अपने हिक्का ने अपने टैक्स book में बचा। उसका